This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, बिज़नेस लंच में आज हम टॉपिक लेके आए हैं ऐसा जिसमें मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ आपको जो इन्फॉर्मेशन है उससे ज़्यादा मैं भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रखती हूँ, लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं वो ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेटिव इस बारे में बातें बताएंगे। बात करेंगे आज हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और पाकिस्तान जिस तरह के आप जानते हैं कि ज़रूरी मुल्क होते हुए भी बुनियादी तौर पर एक ऐसा ज़रूरी मुल्क है जहाँ पे कहा जाता है कि हमारी जो इकॉनमी है इस पे ज़्यादातर इसका इन्हिसार है, बेस करती है। मगर हम फिर भी ये सुनते हैं कि हमारे यहाँ जो है एग्रो जो बेस होते हुए भी हमारा मुल्क जो है ज़रूरी किल्लत का शिकार है, और इसकी क्या वजह है ये तो आज तक मुझे तो कतन समझ नहीं आ सकी। इतना मैंने अभी रिसर्च भी पढ़ी इसके बारे में, मगर जो मेन एक दो रीज़न्स हैं जो मैं समझ सकी हूँ वो मैं ज़रूर अपने गेस्ट से जानूंगी और इनसे पूछेंगे क्या यही रीज़न्स हैं और भी जो हमारे यहाँ जो ये मुश्किलात हैं एग्रीकल्चर साइड पे या फिर इसमें जो हमें किल्लत का शिकार है क्यों है, इसकी क्या रीज़न है, इनसे जानेंगे। हमारे साथ हैं महबूबुल हक साहब, MD सिंध एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फ़ंड। इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि हम ज़रूरी मुल्क होते हुए भी उसमें क्यों किल्लत का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं महबूब साहब? वालेकुम सलाम, मैं अल्लाह का शुक्र है। महबूब साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो मैं आपसे इस पे डिस्कस कर रही थी, मैं समझती हूँ कि हम उस पॉइंट पे ज़रूर बात करेंगे, मगर अभी जब मैंने स्टार्ट में प्रोग्राम में कहा कि क्या बात है कि हम कहते हैं कि हमारा जो सादा हम जो बेस करते हैं, हमारा जो सेक्टर है एग्रो सेक्टर, ये बहुत ज़्यादा हमारी बेस जो इसी के ऊपर है हमारे मुल्क की, तो क्यों हम इसमें इतने पीछे भी क्यों हैं, रीज़न क्या है? देखिए जी, एग्रीकल्चर हम एक एग्रेरियन इकॉनमी है और कोई छोटी मोटी एग्रेरियन इकॉनमी नहीं है। हमारा जब शुमार आता है तो एक लार्ज उस पे आता है, आप देखें कि हम राइस के 11th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, मीट के 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, मिल्क के 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, कॉटन देख लें। तो इतनी बड़ी इकॉनमी होने के बाद उसको सस्टेनेबल बेसिस पे रवानदार रखने के लिए मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है। और मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूँ कि हुकूमत बिल्कुल इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ को तरजीह जो है वो डिवाइस करती है। और एग्रीकल्चर पे जो फोकस मैं समझता हूँ कि हाल में जो रहा है वो पहले शायद वो फोकस नहीं था। सही। और हमने ये इस बात का बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि हमें अब यकीन हो गया है कि अगर हमने तरक्की आगे करनी है आने वाले दिनों में और इकॉनमी में ग्रोथ आनी है, उसमें वाइब्रेंसी आनी है, तो वो कोई और शोबा नहीं है, ज़रूरी शोबा है। ज़रूरी शोबा है, बेशक कोई शक नहीं। क्योंकि अभी जब आप बात करें कि हुकूमत जो है अब इसमें स्टेप भी ले रही है और इसकी तरफ फोकस भी कर रही है, सीरियस है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त की ग्रोथ परसेंटेज है एग्रीकल्चर के हवाले से, जिसमें 2011 में अगर देखें 2 पॉइंट थी, उसके बाद 3.6 थी, फिर हम 2.7, फिर 2.7 और आज हम 2.9 2015 और 16 की जब बात करते हैं तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है महबूब साहब, जिस तरह ये था कि क्यों, उस वजह क्या है, क्यों हम हमेशा जो है इसमें तरक्की नहीं कर पाते, कोई रीज़न्स तो होंगी ना। बेसिक रीज़न अगर मैं ये कहूँ कि जी हम तो सुनते चले आते हैं हर साल जी सैलाब हैं, बारिशें हैं, जी बारिशें भी बहुत ज़रूरी हैं, सैलाब हैं तो वो फसलें बहा ले जाते हैं, हर साल हम इस तरह की चीज़ों का सामना करते हैं फेस करते हुए। देखिए, ये तो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, ये कहीं भी आ सकती हैं और इससे तो सिर्फ अल्लाह से पनाही मांगी जा सकती है। लेकिन इंसान ने देखें, आप जब ज़रूरी शोबे की बात करती हैं तो इसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, किसान खुद है जी, बिल्कुल, फिर सप्लाईज़ हैं, फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, मिडिल मैन हैं। तो वो सब जब तक एक पेज पे नहीं होंगे तो डिस्टॉर्शंस क्रिएट होंगी। और हमने ये हमारा अब रिजॉल्व है कि हमने अब अपने ज़रूरी शोबे को वो जो स्टोन एज वाली प्रैक्टिसेस थी उसमें से निकल के जदीद दौर के जो उसूल हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको अपनाना है। और उसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है
हम आहंगी हो तमाम जो इसमें प्लेयर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में, ज़री शोबे में, किसान से लेके कंज्यूमर तक, जब तक हम एक पेज पे नहीं होंगे और उस तरक्की की उस अच्छा, बिल्कुल आपने बात सही की। महबूब साहब सॉरी आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके फिर मैं आपसे जानूंगी कि हम किसान से लेके आप जो कह रहे हैं कि इस वक्त आप मार्केट कंज्यूमर तक पहुँचाने तक क्या कौन कौन से स्टेप है, किस पे हमें फौरी तौर पर अमल करना भी चाहिए, उस पर बात करते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी जनाब, ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, महबूबुल हक से मेरे साथ हैं, उनसे बात हो रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, और ख़ासतौर से सिंध को हम फोकस कर रहे हैं। और सिंध को फोकस करते हुए मैंने अभी बीच में ब्रेक में बहुत सवाल मैंने महबूब साहब से कर लिए हैं, लेकिन मैं चाहूँगी आप लोगों के सामने करूँ ताकि जवाब महबूब साहब दे सकें। महबूब साहब, जब हम बात कर रहे थे किसान से लेकर शेल्फ तक की ब्रेक से पहले, तो उसमें मैंने आपसे ये कहा कि आपने जिस तरह मुझे बताया था कि एग्रो वैल्यू चेन जो है असल चीज़ ये है जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं, तो इसको कैसे कवर करते हैं आप लोग? देखिए, किसी भी शोबे में आपको एंड टू एंड सोल्यूशन देखना पड़ता है। एंड टू एंड सोल्यूशन का मतलब है कि उसका स्टार्ट, अब जैसे एग्रीकल्चर का स्टार्ट किसान से होना है, सही। फार्म पे होना है, उसकी इनपुट से होना है, दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें कुछ फैक्टर्स जो हैं इंसान के हाथ में हैं, जैसे कि उसके इनपुट्स हो गए, सीड्स हो गए, फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, उसकी प्रैक्टिसेस हो गई, ज़मीन की जो पीएच वैल्यू है वो हो गई। तो उसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो हम जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में हैं वैल्यू चेन में, लाइक उसके क्वालिटी इनपुट्स हो गए, उसकी फार्म प्रैक्टिसेस हो गई, जी हाँ, तो उसमें मुख्तलिफ इंटरवेंशंस किए हैं। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर किस्म की नेचुरल रिसोर्स जो है अबंडेंस में पाया जाता है। Exactly. वो नेचुरल रिसोर्स आप विंड रिसोर्स में देख लें, एनर्जी रिसोर्स में देख लें, आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के हवाले से देख लें। तो अब जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा, हमारे पास खजूर, पाकिस्तान दुनिया का चौथा या पांचवां बड़ा मुल्क है खजूर की प्रोडक्शन, डेट्स की प्रोडक्शन के हवाले से। तकरीबन 7 लाख टन होती है, जिसमें से 50% प्रोडक्शन सिंध में है खजूर की। और हम उस खजूर को छुआरा बनाते हैं और उसको बॉर्डर के उस तरफ इंडिया में रिलीजियस राइट्स में बड़ी यूज़ होती है, वहाँ भेज देते हैं। और वो इनफॉर्मल इकॉनमी है, और जिसका मतलब है कि ना ही उस पर ड्यूटी टैक्सेस आ रहे हैं, ना ही उसमें इनोवेशन आ रही है, ना ही उसमें जदीद जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं वो आ रही हैं। विद द रिज़ल्ट वो खजूर, अगर जब मैं कहूँ कि 7 लाख टन हमारी प्रोड्यूस है, 50% सिंध में, तो तकरीबन 3 लाख टन हम प्रोड्यूस करते हैं। और उसकी मिनिमम प्राइस उस खजूर की है 40 रुपया किलो, जो आप उस फार्म से जाके लें, जो होलसेलर जो ख़रीदता है, जो फार्म, एवरेज प्राइस 40 रुपया किलो है, ठीक है जी। और 3 लाख टन है तो ये कितने हो गए? 12 अरब रुपए सालाना उस रीजन में, उस जगह पे, खैरपुर, सखर, ये जो इलाका है रोड़ी वाला, जहाँ पे अपर सिंध में जहाँ खजूर होती है, तो 12 अरब रुपए हो गए। तो आप सोचें कि एक जगह 2-4 शहर जहाँ से 12 अरब रुपए का सिर्फ एक फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा है, और ये कम से कम 6 टाइम्स वैल्यू ऐड हो सकता है, यानी कि ये 12 अरब 6 गुना बढ़ सकते हैं अगर हम इसको प्रॉपर्ली प्रोसेस करें, पैक करें, सही मंडी में सही। यही बात करने लगी थी अभी महबूब साहब, मैंने तो आपने बताया तो मुझे इस बात का एकदम से हुआ कि ये तो शॉकिंग नहीं है कि इतना हमारे यहाँ 50% सिंध में ख़ास तौर से ये हो रहा है, पूरे मुल्क की पैदावार में 50% हम दे रहे हैं, फिर भी हमें उस तरीके से ना वो दस्तियाब है, ना उसका वो आज के दौर के मुताबिक जदीद तरीके से उसकी पैकिंग है कुछ भी। हम तो हमेशा कहते हैं कि वो हमारे यहाँ तो सऊदी अरब से जो है खजूर आती है, तो हम तो वही, हमें तो लगता है वही हम खाते हैं, और वो एक्सपेंसिव से हम जाके डब्बा पैक लेके आ जाते हैं। तो ये मिडिल ईस्ट में जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? क्यों जो आम से आम खजूर है ना, वो 10 दिरहम 10 रियाल से कम की नहीं मिलती, यानी कि 250-300 रुपए हो गए। तो जो हम 40 रुपए की चीज़ है, ये कम से कम 300 रुपए तक तो जा सकती है ना, ऑलमोस्ट 80% में। तो क्यों इतना निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं फिर इसको? अब देखिए, ये एक प्रोसेस है, आपने ग्रोअर को एजुकेट करना है ऑन हिज ऑन फार्म प्रैक्टिसेस, ताकि वो एफिशिएंट प्रोडक्शन करे। आपने प्रोसेसर लाना है जो कि मेरे आपके टेस्ट के मुताबिक, जो मुझे और आपको पसंद है, यानी कि कंज्यूमर को जो पसंद है, जो जिसके लिए वो आप
अजवा खजूर 3,000 रुपये किलो भी लेती हैं। बिल्कुल। मेजूल जो है वो भी 2,500-3,000 रुपये किलो की लेती हैं। क्यों लेती हैं? क्योंकि आपको पसंद है। तो अब हमने भी उस पसंद के हिसाब से अपने आप को गेयर अप करना है, अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना है। और मैं ये मुझे खुशी होगी आपके प्रोग्राम की तरफ से बताऊं कि खजूर की प्रोसेसिंग का एक मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट जो है इस वक्त खैरपुर में अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगले सीज़न से वो आ जाएगा। लेकिन ये एक बहुत छोटी इंटरवेंशन है। ऐसे मैं समझता हूँ कि 100 प्लांट और चाहिए कि हम खैरपुर की खजूर को प्रॉपरली प्रोसेस करके इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा सकें। और जो वो मैं कह रहा हूँ कि ये जो 12 अरब हैं ये कम से कम 50-60 अरब कब होंगे? जब हम इसको प्रॉपरली प्रोसेस करेंगे, पैक करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाएंगे। अच्छा, तो महबूब साहब क्या रीज़न है कि अभी आपने कहा कि एक सिर्फ अभी तक प्लांट जो है खैरपुर में, जबकि आपने जिस तरह बताया कि मुख्तलिफ सखर है और सिंध के और एरियाज़ हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, यकीनन है जब वहाँ से आप प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हैं, वहाँ पे पैदावार हो रही है इसकी। स्लो रेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों है हमारे यहाँ, क्या वजह है खासतौर से इस साइड पर? देयर इज ऑलवेज अ बिगनिंग। ये एक ऐसा एक मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट 80s में भी लगा था जब ईरान इराक वॉर थी, लिप्टन वालों ने लगाया था। लेकिन उनकी ग्लोबल स्ट्रेटजी थी, वो डाइवेस्ट कर गए उस सेक्टर में से। उसके बाद फिर कोई ऐसा कंसर्टेड एफर्ट्स नहीं रहा जिसकी वजह से वो कंटिन्यू रह सके वो एकदम ऐसा प्लांट। वो प्लांट बंद हो गया और फिर लोगों को कन्विंस करना, समझाना, इस वक्त हमें मैं समझता हूँ मुझे 2 से 3 साल लगे ऐसा एक प्लांट स्टैब्लिश करवाने में। मुख्तलिफ लोग आते थे और कुछ सुनी अनसुनी बातें करके और वो इंटरेस्ट लूज कर जाते थे। फार्मिंग टेक्निक्स जो हैं वो आनी चाहिए जी। ऑन फार्म प्रैक्टिसेस तो आपने इम्प्रूव करनी है, लेकिन उसकी मॉडर्न प्रोसेसिंग भी होनी है। अब ये हमारा फोकस नहीं रहा है। आपका एग्रीकल्चर का ये कौन सा प्रोग्राम है? कितनी दफ़ा आपने एग्रीकल्चर पे प्रोग्राम मैं बताऊं आपको, मैंने किया तो 2 से 3 बार है, लेकिन खाली सिंध के ऊपर मैंने अभी जिस तरह आपसे प्रोग्राम से पहले कहा, जब मैंने रिसर्च पढ़ी, मैं तो ओवरऑल पाकिस्तान के पूरे सेक्टर को जो है लेकर चल रही थी। इसमें मैंने काफ़ी देखा कि हमने पंजाब हुकूमत की साइड पर, मैंने आपको कहा कि मैंने काफ़ी डेवलपमेंट देखी। इवन कि किसान पैकेज तक का जिक्र है वहाँ पर कि उसको रिलीफ दिया जा रहा है, मगर यहाँ सिंध के हवाले से नहीं पता कुछ। आज जब मैं आपको लेके बैठी तो मैं समझती हूँ जब प्रोग्राम खत्म होगा तो काफ़ी हद तक ना सिर्फ मुझे पता हुआ कि आज हमारे यहाँ सिंध में किस हद तक काम हो रहा है और कहाँ पे हम जो है कमी है, कहाँ पूरा करना है। मैं नहीं समझती कि हम इस इंफॉर्मेशन को लिए बगैर आपसे उठने वाले हैं। देखें, यही अवेयरनेस नहीं है और मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम के बाद वो जो गैप है इंफॉर्मेशन में वो ज़रूर पूरा होगा। और ये सिंध हुकूमत की काविश रही है। आप सोचें कि पाकिस्तान का पहला एग्रो प्रोसेसिंग जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत सिंध में ही इस्टेब्लिश हुआ। पूरे पाकिस्तान में और कोई एग्रो प्रोसेसिंग जोन नहीं है सिवाय खैरपुर के एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल जोन जहाँ पे सिर्फ एग्रो प्रोसेसिंग होगी। तो इसने काम शुरू कर दिया है? जी हाँ, जोन में अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये डेट्स के प्रोजेक्ट एक नहीं 2-3 प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन हमारे तवस्सुल से एक ये प्रोजेक्ट लग रहा है, इसकी लागत तकरीबन 200 मिलियन है। और अब लोगों का फोकस, जैसे कि आज आपको ख्याल आया एग्रीकल्चर और सिंध के एग्रीकल्चर प्रोग्राम, लोगों को भी ख्याल आ रहा है कि जी हमें जिद्दत की तरफ, मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट्स की तरफ जाना है। और ये जिद्दत आपको सिर्फ ये डेट्स में नहीं, आपको डेयरी में भी नज़र आएगी, सही, आपको लाइफ स्टॉक में भी नज़र आएगी, फिशरीज़ में भी अब लोगों का रुझान आ रहा है इस तरह। और जैसे आपका बैक इन 90s आपका पंजाब में सिट्रस, आज दुनिया भर में पाकिस्तान सिट्रस के नाम से जाना चाहता है। सही। उसी तरह आज आपको 2016 में आपको मैंगो पे फोकस मिलेगा। आज हमारा मैंगो आज से चंद साल पहले जिन ममालिक में जा नहीं सकता था, आज हमने वो प्रोसेसिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की हैं। और चाहे एक यूनिट लगे लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट देगा। जब आप उस मॉडर्न यूनिट को प्रॉफिटेबल और उसको प्रॉफिटेबल देखेंगे तो दूसरा भी लगाएगा। मी टू इफेक्ट, यानी कि आज ये एक अच्छा काम हो रहा है तो उसको देख के कल 4 और लोग तैयार होंगे और यही रुझान रहा है। अच्छा, आपने कहा कि एक देखेगा दूसरा ज़रूर लगाएगा, यकीनन ये चीज़ होगी। लेकिन बात यहाँ पे एक मसला जो प्रॉब्लम हम और जो नहीं देखेगा उसको आप दिखाएंगे इन प्रोग्राम्स के तवज्जो से। एग्जैक्टली। महबूब साहब, एक मसला ये भी है कि हमारे यहाँ सबसे पहली चीज़ ये कि जब मॉडर्न टेक्निक्स आती हैं उसका जो प्रोसेस होता है, उसका जो काम करने का तरीका होता है, वो हमारा आज जो किसान है कहते हैं कि वो उसी दौर का उसी तरह काम करता चला आ रहा है, उसी तरीके से वो उस टेक्निक को किस तरह जानेगा, ये इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनको अवेयरनेस दी जाए। देखिए, किसान मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं।
आपको कभी भी किसान अपने फार्म की प्रेमिसेस से बाहर नहीं नज़र आएगा। इवन जब वो अपनी ज़रूरी काश्त जो है जब तैयार हो जाती है फसल, तो उसकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि मैं मंडी तक भी ना जाऊं, यहाँ से कोई ले जाए, क्योंकि उसने अगली फसल की तैयारी करनी है। तो मैं आपको मिसाल दूंगा, क्या लिमिटेड टाइम होता है उसके पास? किसान एक तो उस फार्म, उस मेहनत, उस मजदूरी में ही है, वो खुश है उसमें, उससे बाहर उससे की दुनिया नहीं उसको पता ही नहीं है। इवन जब बेचने की बात आती है, लाल मिर्च का आप ले लें, हमारे पास कुनरी जो है, कहते हैं एशिया का लाल मिर्च का कैपिटल है, रेड चिली कैपिटल ऑफ एशिया इस कुनरी, जो मीरपुर खास के पास एक छोटा सा टाउन है। हमारे पाकिस्तान की रेड चिली की प्रोडक्शन 85% सिंध में होती है और इसका 50% कुनरी और इन इलाकों में होता है। अभी तक आपने बताया डेट्स, खजूर, उसके बाद आप, मैं आपको ये छोटे क्रॉप्स हैं, लेकिन देयर इकोनॉमिक वैल्यू इज इनटू बिलियंस। अब ये रेड चिली में 2012 में हमने USAID के साथ मिलके फार्मर ट्रेनिंग की, और क्या ट्रेनिंग थी कि उसको ऑन फार्म प्रैक्टिसेस इम्प्रूव करनी है। वो उगा तो सदियों से रहा है, लेकिन आज का जो ज़रूरत है जिसको मॉडर्न बेसिस पे उसको कास्ट करने की, उन प्रैक्टिसेस पे ट्रेनिंग भी 2 साल लगे ट्रेनिंग करने में। अब आप अलमिया देखें कि 2 साल के बाद रिजल्ट आया, लेकिन फार्मर की सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ा। वो वही मेहनत करा तो उसको, क्योंकि बीच में एक हम कहते हैं मिडिल मैन, आड़ती, वो उससे तमाम उसकी प्रोड्यूस, जब उसको बीज लेना है, फर्टिलाइजर लेना है, तो उसको पैसा देता है उसकी क्रॉप के अगेंस्ट। तो हमने इस शक्ल से भी किसान को आज़ाद करने की कोशिश की है, और हमने कोशिश की है कि अब वो जो आड़ती उसको पैसा देता था, अब वो फॉर्मल चैनल के थ्रू, बैंक्स के थ्रू उनको मिले, ताकि उसको ये ना हो कि जी मैंने औने पौने ये आड़ती को वापस बेचनी है। ये तो बड़ा ऐसा एकदम से लग रहा है कि आपने ज़मीन से उठा के आसमान पे, ये तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशें, इसमें सिंध हुकूमत का एक बड़ा रोल रहा है। और क्योंकि एक किसान जो अपनी बाउंड्री से बाहर ही नहीं निकलता, वो एकदम से इस तरह, तो ये किस तरह इसमें इस प्रोसेस में टाइम लगा है 2012 से किस तरह अवेयरनेस आपने किसान को दी? मैं नहीं समझती कि किसान हमारे यहाँ, ज़ाहिरी बात है, पढ़े लिखे तो है नहीं, उनको ये अवेयरनेस देना आसान काम तो नहीं है जी, लेकिन वो अपने काम के माहिर हैं, और आप अगर जो उनको कोई बेहतर चीज़ बताएंगे तो उसको अडॉप्ट भी करेंगे, लेकिन यस, उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ता है। वो जब तक देखेगा नहीं कि जी इसका ये फ़ायदा है, तब तक उसको अपनाता नहीं, क्योंकि वो सदियों से बाप दादा को देखता हुआ आ रहा है। तो उस प्रैक्टिस को बदलने के लिए यस, लेकिन जब वो उसका फ़ायदा देखता है तो अगेन वही मी टू इफेक्ट, बाकी भी फॉलो। 2000 फार्मर तो हमने फॉर्मली ट्रेन किए, लेकिन उनको देख के बाकी इलाके के भी जो लोग जो उस ट्रेनिंग का हिस्सा ना बन सके उस वक्त, वो आज उन प्रैक्टिसेस को अपना रहे हैं। आज रेड चिली जो है दोबारा से उसकी एक्सपोर्ट खुल गई है। एफ्लोटॉक्सिन लेवल जिसकी वजह से इसकी एक्सपोर्ट बैन हुई थी, आज वो लेवल्स कम हो गए हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि इसमें देखें कि वही प्राइवेट सेक्टर का भी बड़ा रोल रहा है। उस रेड चिली, उस किसान को आज हमने मार्केट एक्सेस देने के लिए कमोडिटीज़ एक्सचेंज पे भी उसको रजिस्टर कराना शुरू किया है। और अगर जो एक्सपोर्ट होती है तो वो एक्सपोर्ट कुनरी में बैठे कर सके, उसके लिए SGS जो कि प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन की मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने अपनी लेबॉर्ट्री वहाँ कुनरी में इस्टेब्लिश की है। 20-30 मिलियन की उसने इन्वेस्टमेंट की है। लॉजिस्टिक्स, यानी कि उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पैक करके बायर तक पहुँचाने के लिए लॉजिस्टिक कंपनी ने अपना वेयर हाउस वहाँ पे बना दिया, एजिलिटी ने वहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो वैल्यू चेन में जहाँ जहाँ इंटरवेंशन की ज़रूरत थी, वो इंटरवेंशन आपने अपने उस मयार के मुताबिक वहाँ पे की, और आज उसका रिज़ल्ट है। और आप कहते हैं कि ये साल जो है, मेरा वहाँ के किसी किसान से बात हो रहा वो था, अब वो किसान इंटरनेशनल मार्केट का अवेयर, उसने कहा कि जी चाइना फ्यूचर्स में ख़रीदने को तैयार है, क्योंकि दुनिया की रेड चिली प्रोडक्शन कम है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी काविश है उससे वो फ़ायदा उन लोगों तक अच्छा, जिस तरह महबूब साहब आपने बताया कि किसान को आपने अवेयरनेस दी, और उसके बाद ये कि प्रोजेक्ट्स लगना और जदीद टेक्निक के साथ, और उनको समझना 1 2 साल 3 साल का अर्सा लगता है। मैं नहीं समझती कि 2-3 साल लगाने के बाद आगे जाके आपके लिए फ्रूटफुल हों, तो कोई इसमें आपको जब नेगेटिविटी नज़र नहीं आती तो आपको पीछे हटना भी नहीं चाहिए, बल्कि और आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ी सी बात करूँगी जो मुझे प्रोग्राम के स्टार्ट में आपसे करनी थी, मगर मैं चाहती हूँ अब आप थोड़ा बताएं। सिंध इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फंड के आप MD हैं, इसका क्या मकसद है, क्या कर रहे हैं आप इस? देखिए जी, जैसे मैं समझता हूँ कि ये सिंध गवर्नमेंट का इदारा है जिसका फोकस है कि
एग्रीकल्चर को किस तरह जदीद तौर पे उसको जदीद जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे हम सिंध में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और उसमें हम जो वैल्यू एडिशन का पार्ट है उसमें सिंध गवर्नमेंट ना सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंस दे रही है बल्कि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रही है, और बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से वो असिस्टेंस दी जा रही है। वो ट्रांसपेरेंसी कैसे है कि जी इंटरेस्ट रेट की सब्सिडी है वो। तो जब बैंक लोन देगा, जब बैंक कब लोन देगा, जब वो उस प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी को असेस करेगा, आपकी पे बैक कैपेसिटी को असेस करेगा, उसकी मेरिट्स को देखेगा, तभी लोन मिलेगा। और जब वो लोन मिलेगा तो सिंध गवर्नमेंट उसी कॉस्ट को शेयर करती है, और जो उसकी रीपेमेंट है उसमें इंटरेस्ट का पार्ट जो है सिंध गवर्नमेंट पिक करती है। अच्छा, ये लोन की जब हमने बात की तो ये आप किस उससे लेवल से शुरू करते हैं? किसान के लेवल से शुरू करते हैं या वो मिडिल मैन के लेवल से शुरू करते हैं, किसके उससे? देखिए वो लोन्स भी पूरी करना उनके लिए जरूरी, जब आपको सारी बात है कि आप ऐसे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो लोन्स वो जिसमें जो प्रोक्योर किए जा रहे हैं जिद्दत के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, इस तरह की डेवलपमेंट की। जी बिल्कुल। अब जैसे कि किसान बेहतर रेड चिली की प्रोडक्शन कर रहा है तो वहाँ पे बैंक्स अब उन्होंने लोन देना शुरू कर दिया है, तो वहाँ किसान की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को हमने सब्सिडाइज किया है और कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसमें सिंध गवर्नमेंट शराकत करके किसान के लिए एक मौजू, एक वाइबल एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन भी शामिल है। और इसके अलावा मजीद क्या? इसके अलावा राइस, हमारा जो सिंध की प्रोडक्शन है राइस की, ईरी 6, ईरी 9, ये 90% एक्सपोर्ट होता है। और जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, आपके कंपेटिटर्स हैं चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, इंडिया, और ये तमाम मुल्क टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमसे बहुत आगे हैं। सही। तो हमने राइस मिल्स के लिए एक बिल्ड, मॉडर्नाइज एंड रिप्लेसमेंट की BMR स्कीम इंट्रोड्यूस की। ये स्कीम हमने स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक जो हमारा है उसकी शराकत के साथ इंट्रोड्यूस की। उसमें बैंक्स को, राइस मिल्स को अप टू 10 मिलियन फाइनेंस मुख्तलिफ कमर्शियल बैंक्स दे रहे हैं एट अ वेरी सब्सिडाइज रेट ऑफ 2.75%। और बैंक्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इसमें सिंध हुकूमत ये इंटरेस्ट रेट की सब्सिडी एक्सटेंड कर रही है और साथ साथ क्रेडिट गारंटी भी दे रही है बैंक्स को कि इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट 30% तक का लॉस जो है वो सिंध गवर्नमेंट बेयर करे। तो इससे क्या साबित होता है कि सिंध गवर्नमेंट बिलीव, उसका फर्म बिलीव है इस एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसकी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन से जो फ़ायदे हैं उसमें सिंध गवर्नमेंट बिलीव करती है, और इसी बिलीव को मद्देनज़र रखते हुए उसने गारंटी किया है कि अगर अव्वल तो लॉस होगा नहीं, मुमकिन सी बात है, और अगर है भी तो लेकिन इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। तो अगर किसी भी वजह से लॉस तो 30% सिंध गवर्नमेंट किसी भी रीजन, ये ऐसा नहीं है कि लॉस तो लॉस होता है, बट इट कैन बी ऑफ एनी रीजन। उसकी एक क्लासिफिकेशन है जो स्टेट बैंक के रूल्स के हिसाब से होती है, तो वो भी बेयर करने को तैयार है। जब क्या कहते हैं महबूब साहब, आप सिंध हुकूमत ये सब कर रही है और लोन दिलवा रही है, तो क्या सिंध हुकूमत ये सब कुछ करवाते हुए ये तमाम प्रोसेस को भी चेक एंड बैलेंस में रखती है जिसके लिए वो लोन लिया जा रहा है, उसको उस तरीके से इस्तेमाल करना, और उस लिहाज से ख़ासतौर से जिसके लिए हो रहा है प्रोडक्ट है, या यही कहना कि क्वालिटी भी चेक की जाती है कि हाँ इसका रिजल्ट भी निकलना है? ताकि देखिए जी, वो दिन गए कि हम बैंक से लोन लेके अपना घर खरीद लें, गाड़ी खरीद लें। बैंक्स, ये इदारे, मालियाती इदारे अब काफ़ी अवेयर हो गए हैं, इनके भी चेक्स एंड बैलेंसेस आ गए हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर जो वो 1 करोड़ रुपया राइस मिल की अपग्रेडेशन के मिला है तो वो राइस मिलर जो है उसको किसी पराडो जीप या कोई बंगला या कोई ऐसी और प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करेगा। अब ज़माना बदल गया है। जी हाँ, ये मिल्स अपग्रेड हो रही हैं, हमारे विजिट्स होते हैं, और ये लोन्स की डिस्पर्समेंट अगर जो उसमें कोई वायलेशन होती है तो वो विड्रॉ कर दी जाती है। अच्छा, जहाँ पे हम बात करते हैं वैल्यू चेन की, जब इसमें आपने बात की कि इसी सब तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं, चाहे मिडिल मैन है, चाहे वो आपका कंज्यूमर है, चाहे आपका किसान है। यहाँ पे बात करूँगी कि मार्केटिंग और अगर हम ट्रेड की बात करते हैं उसके, वो भी एक प्रोसेस है, वो इसमें आता है इस चीज़ के अंदर आपका? देखिए बिल्कुल, आप कोई चीज़ बनाएं और अगर बेच ना पाएँ तो वो किसी काम की नहीं है। तो मार्केटिंग इज़ द की। अल्टीमेटली
तो जो रिस्क है वो कवर ही होगा तब जब वो चीज़ आप बेच सकें। तो यस, मार्केटिंग इज पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जिस तरह अभी आपने कहा सिंध का ख़ास तौर से हम जिक्र कर रहे हैं और इस वक्त हम सिंध को ही लेके बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं जिनकी डिमांड है। अभी आपने जब बताया राइस का 90% और डेट्स का आपने बताया 50%, इसी तरह रेड चिली का आपने बताया कि इसकी डिमांड और अच्छी से अच्छी पैकिंग होकर आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और मज़ीद कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? फ्रूट्स में अगर आप कहते हैं मैंगो अभी सीज़न है, देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्वालिटी है इसकी? मैं तो समझती हूँ सिंध का आम सबसे ज़्यादा मशहूर है। जी हाँ, सिंधड़ी आम आप देखें, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग प्लांट्स नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम सिंध में कम से कम एक, ज़्यादा लेकिन कम से कम। बात इंटरप्ट करना पड़ा है, बचपन से मैं तो सुनती चली आ रही हूँ, हमेशा पंजाब में भी रहते हैं तो सिंध के आम की क्वालिटी की भी बात होती है और उसकी डिमांड भी होती है। तो आपने कहा कि इसका अभी तक इस तरह का चीज़ें ही नहीं आई हैं कि प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन हमें और जदीद प्लांट्स की ज़रूरत है। और हमारी कोशिशें हैं कि एक मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट जो कि इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक, आप देखें कि नेस्ले के जूसेस जो हैं उसमें पल्प यूज़ होता है फ्रूट्स का, और उसमें से कुछ पल्प जो है वो इंपोर्ट भी कर रहे हैं। हालांकि वो फ्रूट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, पाकिस्तान से बेहतर फ्रूट है नहीं। तो वो भी कहीं आर्टिफिशियल तो नहीं होता? आपके उससे पूछ लेती हूँ, पल्प आर्टिफिशियल तो नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो क्योंकि क्वालिटी पल्प यहाँ अवेलेबल नहीं है तभी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम अगर ये जदीद प्रोसेसिंग प्लांट्स हॉर्टिकल्चर के हवाले से लगाएंगे तो ज़रूर, और उसकी सपोर्ट सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल, लेकिन सिंध गवर्नमेंट खुद ये काम नहीं कर सकती। हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को इनेबल करना है, उसको इनकरेज करना है कि वो इस शोबे को फोकस करें और इसमें बिजनेस इस्टेब्लिश करें। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब हम बात करते हैं हमारी एग्रीकल्चर की और हमारी ज़राअत की, तो उसमें एनर्जी है, वाटर है, इन सब की काफ़ी बातें की जाती हैं। तो एनर्जी और वाटर के हवाले से बात करें अगर हम सिंध में, तो यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बहुत कमी है और इसकी वजह से हमारे यहाँ काम उस तरीके से नहीं हो पा रहा? जी, पानी देखें, ये हो नहीं सकता है कि हुकूमत इस डायरेक्शन में स्टेप्स ना ले, क्योंकि दैट इज़ द बैकबोन। और हमारे यहाँ सिंध में वाटर कैनाल्स की लाइनिंग का सिलसिला जारी है, और ये ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट पहले शुरू हुआ था, जिन्होंने फार्म यानी कि जो किसान है उसका जो फार्म है उसमें जो छोटा जो इरिगेशन नेटवर्क है उसको पहले इन्होंने लाइन किया, यानी कि उसको पक्का किया, सीमेंटेड किया, और अब बड़े कैनाल्स भी जहाँ पे लॉसेस हैं। कहते हैं कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं इसकी में बहुत कमी है, इसका बड़े प्रॉब्लम्स हैं। और मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से बताऊंगा कि हम अब कोशिश कर रहे हैं, हम पिछले 2 साल से लगे हुए हैं कि किसी तरह एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन, तो ऐसे इनोवेटिव और एफिशिएंट सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहे हैं एट फार्म लेवल, ताकि ये जो पानी की किल्लत और ये जो हम बातें सुनते हैं तो उसका एक हल निकलना चाहिए। दुनिया जहाँ में दुबई देख लें, आज आपको ग्रीन नज़र आता है, वहाँ पानी नहीं है, जिस तरह हमारे पास दरिया है वहाँ वो दरिया नहीं है, लेकिन उन्होंने ग्रीन कर दिया दुबई को। और कैसे कि इनएफिशिएंट सिस्टम, बहुत कम पानी से बहुत ज़्यादा हरियाली। तो अब वो इनोवेटिव सिस्टम्स यहाँ भी, क्यों हमारे पास पानी की कभी किल्लत रही नहीं है, लेकिन अगर हम कंटिन्यू करते रहे यही यूजेज तो यकीनन वो पानी की कहत साली भी होगी। अच्छा, मैं वो सब माशाल्लाह जब से आप मेरे साथ प्रोग्राम में सब बैठे हैं, जब मैं बात करती हूँ किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में या कोई भी आपसे सवाल, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़े पॉजिटिव जो हैं वेव्स हैं जिसको आप बता रहे हैं। अगर मैं ये बात करूँ आपसे कि महबूब साहब, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि फौरी तौर पे हमारे यहाँ इस वक्त होनी चाहिए, ख़ास तौर से ज़राअत के शोबे में कौन से स्टेप्स हैं जो हुकूमत को लेने चाहिए, या आप लोग कौन से स्टेप्स हैं जो फौरी तौर पे लेंगे, तो क्या कहेंगे? कोई एक चीज़ नहीं हो सकती जी, मैं आपको बताऊं, ये ज़राअत का शोबा इतना कॉम्प्लेक्स और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं कि कोई एक चीज़ करने से वो मसला हल नहीं होगा। इट हैज़ टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट, यानी फार्मर को अपने तौर पे स्ट्रेंथन करना, उसकी नॉलेज इम्प्रूव करनी है, इनपुट्स, क्वालिटी ऑफ इनपुट्स, यानी कि ओल्ड जो मेथड्स हैं प्रोडक्शन के उनको ख़त्म करना चाहिए मेरे ख्याल। वो तो फार्मर ट्रेनिंग से होंगे, लेकिन उसकी इनपुट्स यानी सीड, क्वालिटी सीड्स एक बड़ा फुकदान है, इस पे फोकस करना है। और सिंध गवर्नमेंट इस वक्त एक बायो टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्री
की इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रही है और ख़ुद नहीं लगा रही हुकूमत, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स वो हैं जो प्राइवेट सेक्टर में ही सस्टेनेबल और कामयाब हो सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर फर्स्ट टाइम इस शोबे में बायोटेक्नोलॉजी की तरफ आ रहा है। तो क्वालिटी सीड्स, देन इनपुट्स की बात मैंने आपको बताई, उसके बाद फिर ये जो प्रोडक्शन है उसकी पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, जहाँ पे सबसे बड़ा गैप है मैं समझता हूँ। हम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन उसको एफिशिएंटली प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं, और हमारी हर प्रोड्यूस में कहते हैं ऑन एन एवरेज 35 से 40% का लॉस है। तो उन लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, और जो कि हुकूमत भरपूर तरीके से प्रमोट कर रही है, इनकरेज कर रही है। और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पे जो जदीद यूनिट्स लग रहे हैं, मैं समझता हूँ उनका बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ये हो नहीं सकता है कि ये चीज़ जो है दब के रह जाए और आगे इसका सिलसिला तसलसल जारी ना रहे। महबूब साहब, आपने काफ़ी हद तक जो है अवेयरनेस इस लिहाज से तो दी है कि हम ये प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, और जिसमें हमने मैं घड़ी घड़ी जिक्र कर रही हूँ कि अभी तक जो 3 प्रोडक्ट्स मेन आपने बताई हैं उसमें खजूर है, रेड चिली है और हमारे पास राइस हैं। इसके अलावा और कौन से ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ से ख़ासतौर से सिंध से और मज़ीद फ़ायदा दे रहे हैं, जहाँ पे 50% 90% है, और भी तो ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो हम देखिए मेन तो हमारी ग्रोथ हो रही है। देखिए मेन तो हमारे क्रॉप्स तो कॉटन, वीट, शुगर केन, वो देखिए उन शोबों में एक देयर सर्टेन लेवल ऑफ एडवांसमेंट दैट यू हैव रीच्ड। अब आप देखें जैसे ये आपका अमरूद, उसकी समर में बड़ी हाईली पेरिशेबल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो हमने उसकी प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन पे उस पर काम कर रहे हैं। होपफुली मुझे उम्मीद है जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट्स में हमें साल 2-2 3-3 लगे हैं उनको एक्चुअल ग्राउंड पे लाने में, मैं समझता हूँ अब हमारा फोकस है इन ऐसे फ्रूट्स में जहाँ के जिनका बिल्कुल उस लिस्ट में शुमार ही नहीं होता, जिसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए, तो वो हमारी लिस्ट पे हैं। राइस में मैंने आपको बताया हम काम कर चुके हैं। अब हॉर्टिकल्चर है हमारा फोकस, ये सीड्स, इनपुट्स, दिस इज़ अनदर एरिया दैट वी आर वर्किंग। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल हम एट एनी लेवल, आप डेयरी लैंड डे फ्रेश के नाम से जो दूध आपने सुना होगा, जी बिल्कुल। ये आज से 4 साल पहले 250 गाय पे स्टार्ट हुआ था। हमने इसको सपोर्ट किया था, इंटरेस्ट रेट की सब्सिडी दी थी, और आज माशाल्लाह ये 2-2.5 हज़ार कैटल हेड का डेयरी फार्म है, और जदीद यहाँ पे उन हार्मोन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जो कि दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गलत प्रैक्टिस हमारे यहाँ प्रिवेलेंट है। तो अब आज हमने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है कि आप एफिशिएंट प्रोडक्शन ले सकते हैं। अच्छा महबूब साहब, आपसे मुझे जो है ये जानने में बड़ी खुशी हुई कि आज हम सिंध हुकूमत की जब बात करते हैं या सिंध के एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो हम जिन चीज़ों पर बेस करते हैं उसमें ना सिर्फ हम डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, बल्कि हमारी हुकूमत जो है इस सिलसिले में सीरियस है। थैंक यू सो मच, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा इस इन्फॉर्मेशन को लेके। मेरा ख्याल है जब नेक्स्ट प्रोग्राम आपके साथ करूँगी तो मैं भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हुए लोगों को दूंगी भी और मज़ीद। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, यहाँ पे कहूँगी कि हुकूमत जो है जहाँ सीरियस है, तो हमें लगता है कि हुकूमत जब सीरियस होती है किसी भी प्रोजेक्ट की तरफ या किसी भी इस साइड पर कि जहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो लगता है कि वाकई हमें जो है ख़ुद भी इसके लिए काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, एफर्ट्स करनी चाहिए। इसी बात के साथ मानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।